हे गाइस, सभी का वेलकम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के पार्ट नंबर 35 में। 35 पार्ट्स में 35 पार्ट्स में मैंने आपको एसएससी और बैंक्स इन दोनों की पूरी ग्रामर करवा दी है और इस तरीके से करवाई है कि कोई बुक नहीं खोलनी है, इसके बाद किसी पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है। इसी में से अगर आपने पूरे फोकस से सीखा तो ग्रामर आपकी पूरी हो जाएगी, है ना। आज क्या करेंगे? आज करेंगे प्रेपोजिशन का फुल एंड फाइनल लास्ट वाला पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपोजिशन का। प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रेपोजिशन में मिलते हैं, आज आप मेरे साथ देखेंगे। शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं आपका टारगेट आज का। जो भी आप सीखोगे इस वीडियो में, इन 8 क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करेंगे। 8 के 8 क्वेश्चन आपके वीडियो के लास्ट में सही होने चाहिए, है ना। वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन भी आपको मैं दिखा दूंगा। चलो आ जाओ। प्रेपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि प्रेपोजिशन में फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा इस पे से अपने को क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज हम यही वाले जो है ना फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स को करने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं सभी को इनकरेज करूँगा पहले क्वेश्चंस को एक ट्राई दें, फिर मैं रूल के साथ आपको करवाता जाऊँगा, है ना। 12 रूल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 2 पार्ट्स में। 13 नंबर रूल से हम शुरू करने वाले हैं आज। चलो आ जाओ। तीनों क्वेश्चन में क्या करना है आपको? डिफ़र के बाद में विद और फ्रॉम, डिफ़र के बाद में विद और फ्रॉम, डिफ़र के बाद में विद और फ्रॉम, इनमें से एक को चूज़ करना है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? डिफ़र विद का मतलब है किसी से असहमत होना, किसी से डिसएग्रीमेंट में होना, है ना। उसने आपको बोला ऐसे करना है, आपको लग रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए, तो डिफ़र विद होंगे आप। और डिफ़र फ्रॉम का मतलब होता है किसी से अलग होना। जैसे वो है काला, आप है गोरे, वो है लंबा, आप है नाटे, वो है ईमानदार, आप है बेईमान। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर आपके स्वभाव में फ़र्क हो तब आप डिफ़र फ्रॉम करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से असहमत हो कोई इंसान, तो डिफ़र विद करेगा। अब देखो, इसको आप अप्लाई करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस पे। एन ऑटोक्रेटिक रिजीम कैन पनिश द पीपल हु डिफ़र विद या फ्रॉम इट। एक तानाशाही रिजीम जो है, एक तानाशाही जो प्रशासन है, वो पनिश कर सकता है उन लोगों को जो कि उससे डिसएग्रीमेंट में होते हैं। तो जो लोग तानाशाही रिजीम से डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं उनको ये पनिश करेगा। अब देखो, डिसएग्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़र विद को, यहाँ पे फ्रॉम का कोई भी काम नहीं है। वैसे ही पीपल डिफ़र विद या फ्रॉम वन अनदर इन देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। लोग जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफ़र विद होते हैं, डिफ़र फ्रॉम होते हैं एक दूसरे से अपनी एबिलिटीज़ में और अपनी कलाओं में, स्किल्स में। अब देखो, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट की बात नहीं हो रही, लोगों के असहमति की बात नहीं हो रही, लोगों के अलग अलग होने की बात हो रही है। समझ गए ना। अगर डिफरेंट होने की बात हो रही है तो आप चूज़ करेंगे बिंदास किसको? डिफ़र फ्रॉम को। तीसरा देख लो, द टू मैन ऑलवेज डिफर्ड विद या डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे दोनों ही सही होंगे। देखो कैसे, दोनों जो आदमी थे, जो 2 मैन थे, एक दूसरे से हमेशा डिसएग्रीमेंट में रहते थे। मान लो मैं ऐसा बोलना चाहूँ, है ना, एक दूसरे की बात को काटते थे, तो उस केस में सही हो गया डिफ़र विद। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि दोनों आदमी हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट भी होते थे। पहले का कुछ और सोचना होता था, दूसरे का कुछ और सोचना होता था। तो इस तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ ना, एक दूसरे की डिफरेंस को बताना चाहूँ, तो मैं डिफ़र फ्रॉम को भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे केस के अंदर वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ मैं। दोनों ही सही हैं, दोनों का अपना अपना मीनिंग है। आ जाओ अगले रूल पे, रूल नंबर 14 पे। बट उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर है टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, एसएससी के हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्ज़ाम इन इंडिया, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। एक बड़ा सा थैंक यू टेक्स्टबुक.com को, चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए। अब देखो, रूल नंबर 14 में क्या है? आपको जंप के बाद में सही प्रीपोजिशन को चूज़ करना है। जंप एट और जंप टू, है ना। ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़ जंप्ड एट या जंप्ड टू द प्रपोजल टू वर्क अब्रॉड। सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने फटाफट से जंप एट किया या जंप टू किया उस प्रपोजल पे जो था देश से बाहर काम करने का। देखो, जंप के बाद दोनों ही प्रीपोजिशन आती है, दोनों का मीनिंग अलग है।
जंप ऐट का मतलब है किसी चीज़ को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना। जैसे आपको किसी ने बोला यार ये ऑफ़र है, आपको लगा बहुत अच्छा ऑफ़र है, तो आप क्या करेंगे, उस पर जंप ऐड करेंगे, फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अच्छे ऑफ़र को। अच्छा, लेकिन जंप टू अगर मैं लगा दूँ, उसका मीनिंग होता है हड़बड़ी करना, किसी काम में जल्दबाजी करना, बल्कि गलत तरीके से करना उस काम को, है ना। जंप टू लगा के आप बताते हैं। अब देखो इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। सभी के सभी एम्प्लॉयज़ को जो अपॉर्चुनिटी मिली अब्रॉड में काम करने की, उस अपॉर्चुनिटी पे वो हड़बड़ी करेंगे, हेस्टी मूवमेंट करेंगे, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे फटाफट से एज एन ऑफर। एक्सेप्ट ही करेंगे ना। तो जंप टू द प्रपोजल नहीं, जंप एट द प्रपोजल। वैसे ही अपॉन हियरिंग द गन शॉट्स द गार्ड जम्प्ड एट या जम्प्ड टू हिज फीट। गन शॉट सुनने पे, गोली की आवाज़ सुनने पे जो गार्ड है वो जंप ऐड कर गया, जंप टू कर गया अपने पाँवों पे। अब देखो यहाँ पे वो हड़बड़ी करेगा। गार्ड का काम है आपकी सुरक्षा करना। उसने गन शॉट को सुना, सुनते ही उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने फटाफट एक हेस्टी मूवमेंट किया और जंप टू हिज फीट किया, ना कि जंप एट हिज फीट। समझ गए ना, पूरे लॉजिक से करना है इसको। आ जाओ तीसरे पे। इंस्टेड ऑफ जंपिंग एट या टू द कंक्लूजन द जज हर्ड द अक्यूज्ड आउट। बजाय एक कंक्लूजन पे पहुंचने के जंप एट या जंप टू करने पे एक कंक्लूजन को जज साहब ने अक्यूज की पूरी बात को सुना। देखिए, जंप एट और जंप टू में से हमेशा जंप टू द कंक्लूजन को चूज़ करें, ये एक फ्रेज़ होता है। इसका मतलब यही होता है हेस्टी मूवमेंट करना, हड़बड़ी के अंदर किसी निर्णय पे पहुंच जाना। जैसे मेरी बात आपने पूरी सुनी नहीं, अपने आप ही अपने दिमाग में अपनी राय बना ली, तो आप करेंगे हमेशा जंप के बाद में टू द कंक्लूजन। जंप एट का तो मीनिंग आप समझ ही गए ना, किसी चीज़ को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पे कंक्लूजन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बल्कि एक आप हड़बड़ी के अंदर कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं, जंप टू द कंक्लूजन। चलो आ जाओ नेक्स्ट रूल पे। डाई के बाद में 3-4 प्रपोजिशन लगती हैं, आपको चूज़ करना है चारों में से कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके सभी की सभी। देखिए, डाई के बाद में इन लगे तो एक इवेंट में किसी की डेथ हुई है, किसी घटना के अंदर, है ना, किसी एक्सीडेंट के अंदर। डाई के बाद में अगर ऑफ लग जाए तो इसका मतलब है डायरेक्ट कोज से हुई है, और डाई के बाद में अगर फ्रॉम लग जाए तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट कोज से हुई है। प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। द यंग ड्राइवर डाइड इन ऑफ फ्रॉम अ मैसिव कार क्रैश। जो यंग ड्राइवर है उसकी मौत हो गई, डाई कर गया वो एक बहुत ही बड़े कार क्रैश में। अब ये बता दो कार क्रैश क्या है, कोई बीमारी है क्या? कोई बीमारी तो नहीं है। डायरेक्ट कॉज हो सकता है लेकिन कोई बीमारी नहीं है, है ना। ये एक इवेंट है, कार क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये सब इवेंट्स है, घटनाएं हैं। तो घटनाओं के लिए जब भी डेथ होती है, घटनाओं के साथ में हम यूज़ करते हैं इनको। समझ गए ना। तो यंग ड्राइवर डाइड इन अ मैसिव कार क्रैश, ऑफ नहीं आएगा, फॉर्म नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन आएगा। वैसे मिलियन ऑफ वीमेन डाई इन ऑफ या फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एवरी ईयर। बहुत सारी औरतें जो हैं वो डाई करती हैं हर साल ब्रेस्ट कैंसर से। देखो, ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़, डायरेक्ट कोज ऑफ डेथ। जब भी किसी बीमारी की बात हो, डायरेक्ट कोज की बात हो, आपको उसके बाद में यूज़ किसको करना है? ऑफ को। तो यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। मिलियन ऑफ वीमेन डाई ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। याद रखें, किसी भी बीमारी के लिए ऑफ, किसी भी घटना के लिए इन, और कोई इनडायरेक्ट कोज हो उसके लिए फ्रॉम। जैसे द फेमस एक्टर डाइड इन ऑफ या फ्रॉम ड्रग ओवरडोज। जो फेमस एक्टर था वो मारा गया ड्रग की ओवरडोज के कारण। अब ये बताओ, ड्रग ओवरडोज क्या कोई इवेंट है? ड्रग ओवरडोज क्या कोई बीमारी है? ड्रग ओवरडोज एक इनडायरेक्ट कोज है। ज़रूरी नहीं है सबकी ड्रग ओवरडोज से डेथ ही हो, इनडायरेक्ट कोज है इसकी डेथ का, है ना, सीधा सीधा कोज नहीं है। अगर इनडायरेक्ट कोज है तो मुझे क्या करना है? फ्रॉम को यूज़ करना है, ना इन आएगा ना ऑफ आएगा। वैसे ही अ यंग टूरिस्ट डाइड इन ऑफ या फ्रॉम एक्सपोजर टू सीवियर कोल्ड। एक जवान टूरिस्ट जो है वो उसकी डेथ हो गई एक्सपोजर के कारण, सामने आने के कारण सीवियर कोल्ड के, बहुत सारी सर्दी के। तो सर्दी में उसकी डेथ हुई है। सर्दी कोई इवेंट नहीं है, सर्दी इन नहीं लेगा अपने बाद में। सीवियर कोल्ड कोई डायरेक्ट कोज भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, तो ऑफ भी नहीं लेगा। इसके बाद में लगेगा फ्रॉम। तो यंग टूरिस्ट डाइड फ्रॉम एक्सपोजर टू सीवियर कोल्ड। समझ गए ना। तो डाई के बाद में आपको क्या लगाना है, लॉजिक से मैंने आपको बता दिया है। बीमारी, इवेंट या इनडायरेक्ट कोज को देखें और उसके हिसाब से सही प्रपोजिशन को यूज़ करें। चलो आ जाओ नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। पार्ट के बाद में फ्रॉम भी आता है और पार्ट के बाद में विद भी आता है। पार्ट का मतलब होता है किसी से अलग होना। पार्ट के बाद में फ्रॉम तब लगाएंगे जब किसी लिविंग थिंग से आप अलग हो रहे हैं, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से, अपने पाप से, है ना। समझ गए ना। अपने किसी लिविंग थिंग से, किसी भी रिश्तेदार से अलग होते हैं तो पार्ट फ्रॉम होंगे। और अगर आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं, है ना, किसी अपने पैसे से अलग हो रहे हो, अपने कोई भी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए आप पार्ट विद को यूज़ करेंगे। अलग होना है, दोनों का मतलब अलग होना ही है। पहले का मतलब है किसी इंसान से, दूसरे का मतलब है पार्ट विद किसी चीज़ से। अप्लाई करते हैं।
द बैगर हैड नथिंग बट अ टेडी बियर एंड ही रिफ्यूज टू पार्ट फ्रॉम या पार्ट विद इट एज इट बिलोंग टू हिज डैड सन। जो बैगर था उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टेडी बियर के, और वो मना करता था, रिफ्यूज़ करता था कि वो उससे अलग नहीं होगा, टेडी बियर किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये बिलोंग करता था टेडी बियर उसके डेड सन को। तो उसका टेडी बियर हमेशा अपने पास रखता था और कभी भी किसी को देने से मना करता था। अब बता दो टेडी बियर लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। अगर ऐसा है तो विद आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। समझ गए ना? वैसे ही इवन आफ्टर हिज फादर्स डिसअप्रूवल सलीम वॉज नॉट रेडी टू पार्ट विद या फ्रॉम अनारकली। अपने पिता के डिसअप्रूवल के बाद भी, नाराज़गी के बाद भी सलीम बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तैयार नहीं था अनारकली से अलग होने के लिए। अब मुझे बता दो अनारकली लिविंग है नॉन लिविंग है? अरे लिविंग है। लिविंग है तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, विद का कोई भी काम नहीं है। समझ गए? चलो ये प्रैक्टिकल पार्ट है क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये मैं आपको 15-20 करवा रहा हूँ फिक्स प्रपोजिशन जो बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, है ना। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं मोटी मोटी आपको करवा देता हूँ। अब ये एंटर वाला सबको आना चाहिए, एडिटोरियल्स में अच्छे से कर चुके हो आप मेरे साथ, है ना। एंटर के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी अगर आप कहीं घुस रहे हैं तो। एंटर के बाद में इनटू आएगा जब आप किसी से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई डील कर रहे हो, कोई नेगोशिएशन कर रहे हो। एंटर के बाद में ऑन आएगा अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी नए करियर में, किसी नए रिलेशनशिप में। समझ गए ना? कहीं किसी दुकान मकान में घुस गए तो एंटर के बाद में नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं। किसी के साथ कोई डील की, कॉन्ट्रैक्ट किया, डिस्कशन किया तो एंटर इनटू। और कोई नया रिश्ता, कोई नया एक्टिंग करियर, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत की ना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए तो एंटर ऑन। एज सून एज द टीचर एंटर्ड इनटू या ऑन या हॉल एवरीवन वेंट क्वाइट। जैसे ही टीचर एंटर किया हॉल में, जैसे ही टीचर घुसा हॉल के अंदर, हर कोई जो है चुप हो गया। अब ये बता दो घुसने के लिए एंटर के बाद में क्या आता है? नो प्रपोजिशन। अगर ऐसा है तो ना तो यहाँ पे आएगा इनटू ना आएगा ऑन, आप सीधे सीधे लगाएंगे एज सून एज द टीचर एंटर्ड द हॉल। वैसे ही द एक्टर एंटर्ड इनटू या ऑन अ करियर इन सिंगिंग। एक्टर ने शुरू कर दिया एक करियर को सिंगिंग के अंदर। वैसे तो एक्टर था लेकिन अब सिंगिंग में भी एक करियर को शुरू किया है। जब भी आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो एंटर के बाद में एक ही प्रपोजिशन आती है, एंटर ऑन। ठीक है, इनटू का कोई भी काम नहीं है। द कंपनी एंटर्ड इनटू या ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना इसको, कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर सप्लाइंग कोविड-19 वैक्सीन्स। कंपनी ने एक एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में सरकार के साथ सप्लाई करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन्स को। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, किसी के साथ नेगोशिएशन करो, डील करो, आर्ग्यूमेंट करो, उसके लिए एंटर के बाद में इनटू आता है। यहाँ पे ऑन को निकाल दें, इनटू आपका आंसर है। समझ गए ना? पहले में नो प्रपोजिशन, दूसरे के अंदर ऑन, तीसरे के अंदर इनटू। चलो आ जाओ नेक्स्ट रूल अपना, रूल नंबर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होगी। रूल क्या कहता है? आपको मेड के बाद में ऑफ भी लगाना है और मेड के बाद में फ्रॉम भी लगाना है, पर दोनों का मीनिंग अलग होगा। अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से इस तरीके से बनी है कि वो रिवर्सिबल चेंज हो सकता है, जैसे लकड़ी से कुर्सी का बन जाना। जैसे ये लकड़ी है, पेड़ है, इससे आपने चेयर बना दी, अब चेयर से फिर से लकड़ी बन जाएगी, है ना। रिवर्सिबल अगर चेंज हो रहा है तब तो आप लगाएंगे ऑफ को, लेकिन अगर इरिवर्सिबल चेंज है, जिस चेंज को आप फिर से नहीं ला सकते हो, तो अब आप लगाएंगे फ्रॉम को। जैसे आपने दही का, दूध का जैसे दही बना दिया, तो अगर आपने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया है, अब ये इरिवर्सिबल चेंज है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम को यूज़ करेंगे। समझ गए ना? अब इसको लगा के देखें। द टेबल इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। टेबल जो है मेड ऑफ है, बनी हुई है स्टेनलेस स्टील की। अब ये बता दो स्टील के टुकड़े से टेबल बनाई, क्या टेबल से वापस स्टील नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कोई भी फॉर्म में चेंज नहीं आया, रिवर्सिबल चेंज नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। इस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा? टेबल इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। समझ गए ना? जब आप दोनों अवस्थाओं में फिर से पुरानी स्टेट में ला सको तो ऑफ को यूज़ करें, अगर ना ला सको तो फ्रॉम को यूज़ करें। जैसे ब्रेड इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम फर्मेंटेड फ्लोर। ब्रेड जो होती है वो फर्मेंट किए हुए फ्लोर से, आटे से बनी होती है। आटे से अगर ब्रेड बन गई तो ब्रेड से फिर आटा नहीं बनेगा। फर्मेंटेड फ्लोर, फर्मेंटेशन यही होता है ना। एक इरिवर्सिबल चेंज है तो मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम को। वैसे ही वाइन इज़ मेड ऑफ या फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन जो है वो ग्रेप्स से मिलके बनी होती है, मतलब अंगूरों से बनी होती है। अगर अंगूरों की शराब बन गई, अब शराब से फिर अंगूर नहीं बनेगा, इरिवर्सिबल चेंज है। अगर इरिवर्सिबल चेंज है, ऑफ का काम नहीं है, यहाँ पे आएगा फ्रॉम। समझ गए ना? अगर चेंज को आप वापस पुरानी स्टेट में ला पाओ तो ऑफ ठीक है, अगर नहीं ला पाओ तो फ्रॉम आपका आंसर है। चलो आ जाओ। फैमिलियर के बाद में विद भी आता है
और फैमिलियर के बाद में टू भी आता है। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना होना, है ना। फैमिलियर विद लगा के आप बताएंगे किसी इंसान से, किसी चीज़ से, सॉरी, है ना। मतलब आप किसी तौर तरीक़ों से फैमिलियर हैं कहीं के, किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि नॉन लिविंग है उससे आप फैमिलियर विद होंगे। और फैमिलियर के बाद में टू लगेगा तो उसका मतलब है आप किसी इंसान से फैमिलियर हैं, आप आपसे उसकी जान पहचान है, आपसी रिश्ता है कोई किसी प्रकार का, है ना। जैसे यशिका गॉट द जॉब एज शी वॉज ऑलरेडी फैमिलियर विद या टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी। यशिका को नौकरी मिल गई क्योंकि वो पहले से ही फैमिलियर थी, जानती थी मैनेजर को कंपनी के। इंटरव्यू देने गई, मैनेजर सामने मिला, देखा, देख करके पता लगा यार तो पड़ोसी हैं अपने। तो जैसे ही मैनेजर ने देखा उसको, जानता है, उसने उसको जॉब दे दी। अब देखो यहाँ पे आपसी रिश्ते की बात हो रही है ना, विद समवन, मैनेजर के साथ। अगर ऐसा है तो फैमिलियर विद नहीं, यहाँ पे यूज़ होगा फैमिलियर टू। दूसरा देखो, इट विल बी प्री मैच्योर टू जंप एट या जंप टू एनी कंक्लूजन। ये बहुत ही प्री मैच्योर होगा किसी कंक्लूजन पे जंप एट या जंप टू करना। और कहने वाला कौन था? अ पर्सन फैमिलियर विद या फैमिलियर टू द मैटर टोल्ड द रिपोर्टर्स। एक पर्सन ने जो कि जाना पहचाना था पूरे मैटर से, उसने रिपोर्टर्स को बताया। देखो यहाँ पे फैमिलियर जो है वो मैटर के साथ में है, मैटर कोई इंसान तो है नहीं, मतलब जाना पहचाना इस मैटर से पर्सन है, ये इस मामले से जानकार पर्सन है ये। तो मैं यूज़ करूँगा क्या यहाँ पे? फैमिलियर विथ। समझ रहे हो मेरी बात को? फैमिलियर टू का मतलब होता है किसी इंसान से जान पहचान होना, विद का मतलब है किसी चीज़ से जान पहचान होना। तो फैमिलियर विद द मैटर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टू निकाल दूंगा। और ऊपर वाले में आएगा जंप टू एनी कंक्लूजन। ये हमने अभी जो पीछे सीखा था उसी को मैंने यहाँ पे फिर से एक बार रख दिया है। जंप एट का मतलब होता है किसी चीज़ को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना, जंप टू का मतलब होता है जल्दबाजी में किसी काम को करना। तो जंप टू आएगा ऊपर वाले में, नीचे वाले में फैमिलियर विद। चलो छोटे मोटे 4-5 रूल्स और बचे हैं, फिर आपका प्रेपोजिशन पूरा हो जाएगा, है ना, मोटा मोटा। अब देखो कंप्लेन है, कंप्लेन अपने बाद में कई सारी प्रेपोजिशन लेता है, ऑफ भी लेता है, अबाउट भी लेता है, अगेंस्ट भी लेता है, टू भी लेता है, पर इजीली याद हो जाएगा आपको। कंप्लेन प्लस में ऑफ को याद रखें हमेशा किसी इश्यू के लिए। जब भी आप किसी चीज़, किसी इश्यू, किसी मुद्दे के लिए कंप्लेन करेंगे तो आप कंप्लेन ऑफ लगा के बताएंगे। अच्छा, कंप्लेन अबाउट या अगेंस्ट करेंगे किसी इंसान के लिए। मान लो मेरे खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप अबाउट मी भी कर सकते हैं और अगेंस्ट वी भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और कंप्लेन टू का मतलब होता है जिस चीज़ को कंप्लेन की जाए, जिस इंसान को। जैसे आपने मेरी कंप्लेन जो है मेरे बॉस को की, तो यू विल कंप्लेन टू माई बॉस। समझ गए मेरी बात को? जिस मुद्दे की कंप्लेन करते हो वो ऑफ लगा के, जिसके खिलाफ करते हो अबाउट लगा के, अगेंस्ट लगा के, जो भी आदमी है उसके खिलाफ करते हो। और जिसको कंप्लेन करते हो, जिसके सामने आप कंप्लेन करते हो, उसको टू लगा के आप बताते हैं। अब इसको लगा के देखेंगे ऊपर दोनों तीनों क्वेश्चंस में, है ना। शालिनी कंप्लेंड ऑफ, अबाउट, अगेंस्ट या टू द ट्रीटमेंट दैट शी रिसीव्ड, ऑफ, अबाउट, अगेंस्ट या टू द हायर मैनेजमेंट। शालिनी ने कंप्लेन किया उस ट्रीटमेंट का, उस बर्ताव का जो उसको मिला, और कंप्लेन किसको किया? हायर मैनेजमेंट को। देखो जिसको कंप्लेन किया जाता है उसके लिए तो टू आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से ऑफ निकाल दो, अबाउट निकाल दो, अगेंस्ट निकाल दो। शालिनी कंप्लेंड टू द हायर मैनेजमेंट। और जिस चीज़ का, जिस इशू का कंप्लेन होता है उस चीज़ को हम बताते हैं ऑफ लगा के। तो यहाँ मैं लगा दूंगा ऑफ को, अबाउट, अगेंस्ट और टू को निकाल दूंगा। समझ गए ना? तो शालिनी कंप्लेंड ऑफ द ट्रीटमेंट दैट शी रिसीव्ड और कंप्लेंड टू द हायर मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन कंप्लेंड ऑफ, अबाउट, अगेंस्ट या टू द करप्ट ऑफिसर। बूढ़े आदमी ने करप्ट ऑफिसर के खिलाफ जो है कंप्लेन किया। अगर किसी के खिलाफ किया है ना तो अबाउट भी ठीक है और अगेंस्ट भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे टू मत लगाया ना, आप बोलो सर करप्ट ऑफिसर को कंप्लेन किया। करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन करेगा ना बूढ़ा, तो करप्ट ऑफिसर को कौन कंप्लेन करेगा? जो ऑफिसर खुद ही करप्ट है उसको क्या कंप्लेन करनी है जाके, है ना। अगर ऐसा है तो टू लगा दो अगर किसी ने ऐसा मानना है तो, पर वैसे जनरली आप करप्ट ऑफिसर के खिलाफ करते हैं तो अबाउट और अगेंस्ट जो है बेटर ऑप्शन होंगे। चलो आ जाओ रूल नंबर 21 पे। अपने पास 3 वर्ड्स है, कौन से भाई? एंग्री, डिस्गस्टेड और अनॉयड। तीनों का मतलब होता है किसी से गुस्सा, किसी से खफा या किसी से नाराज़ होना। एंग्री का मतलब आप जानते हैं गुस्सा, डिस्गस्टेड मतलब किसी से घिन आती है, अनॉय का मतलब होता है चिढ़ा हुआ होना। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी हो ना और किसी इंसान के साथ हो तो विद, और अगर आप तीनों में से कुछ भी हो किसी चीज़ के ऊपर हो तो एट। आप मेरे बर्ताव पे भी गुस्सा हो सकते हो और आप मुझ पे भी गुस्सा हो सकते हो। अगर आप मुझसे एंग्री हो तो एंग्री विद मी, और अगर आप मेरे बर्ताव पे गुस्सा हो तो एंग्री एट माई बर्ताव, एंग्री एट माई ट्रीटमेंट। समझ गए ना? अब इसको लगा के देखते हैं। द बॉस गॉट अनॉयड विद या एट द एम्प्लॉय। बॉस जो है अनॉयड हो गया, बॉस जो है चिढ़ गया एम्प्लॉय के साथ।
अब देखो किसी पर्सन से चिढ़ा है तो विद का काम है यहाँ पे एट को निकाल दो, समझ गए ना। द बॉस गॉट अनॉयड विद द एम्प्लॉय, एट द एम्प्लॉय नहीं, विद द एम्प्लॉय। वैसे ही द बॉस गॉट अनॉयड विद या एट द एक्सक्यूजेज मेड बाय द एम्प्लॉय। अब देखो बॉस जो है वो अनॉयड तो हुआ, चिढ़ा तो सही, लेकिन उन एक्सक्यूजेस के द्वारा, उन बहानों के द्वारा जो एम्प्लॉय बना रहा था। अब जो चिढ़ा हुआ है ना एम्प्लॉय पे नहीं, एम्प्लॉय के बहानों पे चिढ़ा हुआ है। अगर बहानों पे चिढ़ा हुआ है तो विद का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे आएगा एट। समझ गए? चलो, इनको याद रखना ही मुश्किल है, एक बार समझना तो आसान है ना। बस आपको एक बार इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट्स के अंदर ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक दो बार रिवाइज़ करोगे ना तो बार बार एडिटोरियल्स में आएगा भी ये, तो आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। प्रेपोजिशन रूल नंबर 22, लिव के बाद में ऑन भी आता है और लिव के बाद में बाय भी आता है। लिव का मतलब क्या होता है? रहना, रहना। लिव बाय का मतलब होता है अपनी शर्तों के हिसाब से रहना, जो प्रिंसिपल आपने बना रखे हैं, जो आपके ट्रेडिशन है, जो आपकी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, कस्टम्स हैं, है ना, तो आप लिव बाय करेंगे। लिव ऑन का मतलब है रिसोर्सेज पे रहना, जैसे खाने पे, पीने पे, पैसे पे रहना। मैं कोई बोलूँ यार ये आदमी जो है 100 रुपये महीने पे ज़िंदा रह सकता है ना, तो वो लिव ऑन करेगा 100 रुपये पे। वो रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप किसी रूढ़ी, कस्टम, किसी प्रिंसिपल पे रह रहे हैं तो लिव बाय करेंगे। अब इसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं। द मैन लिव्स ऑन या लिव्स बाय ऑनेस्ट लेबर। जो ये आदमी है वो लिव ऑन करता है, लिव बाय करता है ऑनेस्ट लेबर पे। लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी। तो ये आदमी जो है ना ईमानदारी वाले हार्ड वर्क के जो है ना सहारे जीता है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही, खाने पीने पैसे की बात नहीं हो रही, इसके कस्टम की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। ये जीता है सिर्फ हार्ड लेबर के ऊपर, समझ गए ना। तो इस केस में मैं लिव बाय को चूज़ करूँगा, लिव ऑन को चूज़ नहीं करूँगा। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स लिव ऑन या बाय मिनिमम वेजेस। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो लिव ऑन करते हैं, बाय करते हैं मिनिमम वेजेस पे। अब देखो यहाँ पे गुजारा करने की बात हो रही है, खाने से, पीने से, पैसे से, है ना, तो आप यूज़ करेंगे लिव ऑन को, बाय का कोई भी काम नहीं है। समझ गए ना, लिव ऑन यहाँ पे करेक्ट होगा। वल्चर्स लिव ऑन या बाय द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो वल्चर्स होते हैं जैसे चील, कौवे, गिद्ध होते हैं, ये वल्चर्स होते हैं सबके सब, है ना। वल्चर्स जो है लिव ऑन करते हैं, बाय करते हैं फ्लैश पे, मांस पे, मरे हुए जानवरों के। अब देखो यहाँ गुजारा करने की बात हो रही है, रिसोर्सेज की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो वल्चर्स लिव ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, है ना। बाय का काम नहीं है, यहाँ पे आएगा ऑन। चलो सेकंड लास्ट अपना आज का, ड्यू टू और ओइंग टू। वैसे तो समझाना थोड़ा मुश्किल है अगर आपने एडजेक्टिव और एडवर्बियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक बार में ही आपको समझा पाऊँगा, है ना। देखो ड्यू टू का मतलब भी होता है बिकॉज ऑफ, और ओइंग टू का मतलब भी होता है बिकॉज ऑफ, लेकिन दोनों की जगह फिक्स है अपनी अपनी अलग, है ना। जहाँ पे ओइंग टू आएगा वहाँ पे ड्यू टू नहीं आएगा। अब कैसे पता करें भाई? अब इसको करने की एक मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। अगर आपको इज एम आर वॉज वर के बाद में इज एम आर वॉज वर, है ना, इन सब के बाद में चूज़ करना हो तो ड्यू टू को चूज़ करें, और अगर इज एम आर वॉज वर ना दिया हो तो आप ओइंग टू को यूज़ करें। मोटा मोटा सही बैठेगा ये, है ना, ये वाला ट्रिक। इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे इस सेंटेंस को देखो, हिज इलनेस वॉज ड्यू टू या ओइंग टू फूड पॉइजनिंग। उसकी जो बीमारी थी वो फूड पॉइजनिंग के कारण थी। इलनेस आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, ड्यू टू यहाँ पे बन गया एक एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिवल फ्रेज बनाने के लिए हम ड्यू टू को यूज़ करते हैं, तो एडवर्ब की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे वॉज के बाद में ड्यू टू को ले लेंगे। याद रखें इज एम आर वॉज वर, इन सब के बाद में ड्यू टू को यूज़ कर लें, ओइंग टू को रहने दें। अब बाकी वाले सेंटेंसेस में देख लो, ही फेल इल ड्यू टू या ओइंग टू फूड पॉइजनिंग। बात वही है, वो बीमार पड़ गया फूड पॉइजनिंग के कारण, बात में कोई भी फ़र्क नहीं है मीनिंग के अंदर। लेकिन ही फेल इल, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब ये जो पूरा फ्रेज है ना, ये बता रहा है इसके इल पढ़ने के कारण को। बिकॉज ऑफ जो लगेगा यहाँ पे वो लगाएगा ड्यू टू नहीं, ओइंग टू। समझ गया ना मेरी बात को? एडवर्बियल फ्रेज बनाना है तो ओइंग टू से, एडजेक्टिवल बनाना है तो ड्यू टू से। जब वॉज के बाद में, इज के बाद में, एम के बाद में, आर के बाद में लगाना हो तो ड्यू टू लगा दो, नहीं तो ओइंग टू लगा करके आ जाओ। वैसे लास्ट है ड्यू टू या ओइंग टू डिक्लाइनिंग सेल्स मारुति स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग मारुति 800। कारण से डिक्लाइनिंग सेल्स के, गिरती हुई जो है बिक्री के, मारुति ने बंद कर दिया मैन्युफैक्चर करना मारुति 800 अपनी कार को। सेंटेंस पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पे मांग रहा है, किस वजह से बंद हुई? ओविंग टू डिक्लाइनिंग सेल्स की वजह से बंद हुई। तो यहाँ पे ड्यू टू को निकाल दो, ओइंग टू को लगा दो। इसीलिए कभी भी ड्यू टू को आप शुरुआत में नहीं देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज कभी भी शुरू में इस तरीके से नहीं बनता है ना। शुरू में आएगा तो हमेशा ओइंग टू ही आने वाला है, ये आप हमेशा याद रखें। चलो आ जाओ नेक्स्ट अपने रूल नंबर 24 पे।
ये मैंने आपको ट्यूटोरियल्स में करवा चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स में क्या फ़र्क होता है। देखो, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड का एक ही मीनिंग है, दोनों का मतलब है साथ ही साथ, एडिशनली। लेकिन बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम में फ़र्क ये है कि बिसाइड्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, और अपार्ट फ्रॉम को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड्स को कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज़ ना करें। अब लगा के देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स द होस्ट, मोहिनी डिडंट नो एनीवन इन द पार्टी। सिवाय जो है होस्ट के, छोड़ करके होस्ट को, मोहिनी किसी को भी नहीं जानती थी पार्टी में। अब यहाँ पे नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है। नेगेटिव कैसे हो रही है? मोहिनी किसी को भी पार्टी में नहीं जानती थी, बीच में नॉट आ गया। समझ रहे मेरी बात को? अगर नेगेटिव सेंस में बात होगी ना तो बिसाइड्स का कोई भी काम नहीं है, आप यूज़ करेंगे अपार्ट फ्रॉम को। तो अपार्ट फ्रॉम द होस्ट, मोहिनी डिडंट नो एनीवन इन द पार्टी। नेगेटिव सेंस अपार्ट फ्रॉम, पॉजिटिव सेंस तो बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम दोनों में से जो यूज़ करना चाहो उसको आप कर सकते हैं। नॉट मैनी पीपल इन इंडिया लाइक टू वॉच एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स क्रिकेट। बहुत सारे लोग नहीं हैं इंडिया में जो चाहते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करना, वॉच करना किसी भी चीज़ को सिवा क्रिकेट के। दोनों का मतलब ही सिवा है, बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम का। लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया। अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो आप यूज़ किसको करेंगे? अपार्ट फ्रॉम को, बिसाइड्स को निकाल दें। समझ गए ना? तो नॉट मैनी पीपल इन इंडिया लाइक टू वॉच एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, बिसाइड्स नहीं, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। लास्ट वाला देख लो। द टू फ्रेंड्स हैड मैनी थिंग्स इन कॉमन अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स म्यूजिक। जो ये दो खास दोस्त थे, इनमें कई चीज़ें कॉमन्स थी सिवाय जो है म्यूज़िक के। मतलब म्यूज़िक तो था ही, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इनमें कॉमन थी। ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है भाई। म्यूज़िक भी कॉमन था, फिर दोनों जो है गेम्स भी खेलते थे, है ना, दोनों जो है बात करने के भी शौकीन थे। पॉजिटिव चीज़ों की बात हो रही है तो आप अपार्ट फ्रॉम को लगाओ चाहे बिसाइड्स को लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे दोनों ही सही हैं। तीसरे वाले सेंटेंस में अपार्ट फ्रॉम भी सही है, बिसाइड्स भी सही है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, दोनों ही आप जो है लगा सकते हैं। आप चूज़ करें बिसाइड्स को, प्रीफर करें बिसाइड्स को, है ना। चलो आ जाओ, ये हो गया अपना प्रेपोजिशन का चैप्टर मोटा मोटा पूरा। अब बारी है आपके क्विज़ की। ये क्विज़ के क्वेश्चंस हैं, है ना। जो आपने सीखा अप्लाई करोगे, अभी 8 के 8 आपको सेट बैठने चाहिए एकदम 100% मार्क्स के साथ। मैं अब आपको इसके आंसर्स दिखा रहा हूँ। मेरे आंसर से अपने वाले को मैच करना और अपने स्कोर को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको एक लाइक और एक शेयर ज़रूर देना ताकि लोगों तक पहुँच सके। मुलाकात लूँगा अगले पार्ट में। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, साइनिंग आउट।